हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए फंडामेंटल राइट्स की क्लास लेकर आऊँगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे आज राइट टू इक्वालिटी। देखिए, 12 और 13 आर्टिकल भी हम इसी के साथ साथ करेंगे। आर्टिकल 12 में तो डेफिनेशन दी हुई है, तो बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 कहता है कि जो लॉज हैं, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा लर्न करेंगे और थोड़ा पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलें। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इससे क्वेश्चन एसएससी में हर साल इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर देखें तो लास्ट ईयर 2018 में भी इसे कई सेट्स में क्वेश्चन पूछे गए। 18-19 में भी कई सेट्स में क्वेश्चन आए हैं फंडामेंटल राइट से। तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आर्टिकल 13 कहता क्या है। आर्टिकल 13 बात करता है वे ऐसे लॉ, नंबर 1 की अगर हम बात करें, और लॉज इन फोर्स ऑफ द इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर जो लॉज जो हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स से पहले बनाए गए कानून, यानी जब फंडामेंटल राइट्स को हमने अप्रूव किया था, अडॉप्ट किया था 1950 में, 1950 से पहले जो कानून बनाए गए, उन कानून वे कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करते हैं तो हम उन कानून को अवॉइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स को हम प्रेफरेंस देंगे। यदि यदि किसी लॉ में और फंडामेंटल राइट्स में आपस में किसी भी तरीके की इनकन्सिस्टेंसी आती है तो हम फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस देंगे। ये आपका नंबर 1 इसमें कहा गया है। नंबर 2 में कहा गया है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिज द राइट कॉन्फ्रेंस बाय द पार्ट। मतलब स्टेट जो है, कोई भी स्टेट, इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करे, ऐसा लॉ स्टेट नहीं बना सकता। इसी में पार्ट 3 दिया हुआ है। पार्ट 3 में कहा गया है इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन लॉ का इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो वह ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसकी इक्वालिटी नहीं रहेगी। मतलब फंडामेंटल राइट से थोड़ा नीचे रहेगा, थोड़ा हम उसको कम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर स्टेट चाहे या पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कोई अमेंडमेंट करके या कोई बिल पास करके उस कानून को उससे अलग करके, फंडामेंटल राइट से अलग करके, उसको फिर से अपनी नेचुरल पोजीशन पर लाया जा सकता है। ये इसमें डॉक्ट्रिन लॉ की है। जुडिशियल रिव्यू की एक थोड़ी सी डेफिनेशन एक छोटी सी है, वरना जुडिशियल रिव्यू है तो बहुत बड़ा है ये पूरा पोर्शन। इसको मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ एंड हैंस कैन नॉट बी चैलेंज। देखिए, इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स को। हम कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक केस हुआ था गोलकनाथ का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। एक ऐसा पहला केस था जिसमें पार्लियामेंट की पावर पर रोक लगा दी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन वहीं फिर केशवानंद भारती केस हुआ, केरला, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंड कर सकती है, यानी आर्टिकल 368 में अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक ऑफ जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या उसको स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो पार्लियामेंट इसमें अमेंड कर सकती है, ये पावर पार्लियामेंट को है, लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ख़राब ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीज़ इसमें कही गई है।
तो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये आर्टिकल क्या कहता है, देखिए इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक, अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। जो ये है ना आपका रूल ऑफ लॉ इज़ अ नेगेटिव कंसेप्ट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें जैसे इसमें कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें कुछ आपके प्रोविज़न भी दिए गए हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, इसमें एक्सेप्शनल दिए गए हैं। वे क्या हैं, जैसे अगर प्रेसिडेंट है और आपका गवर्नर है, वो अपनी ड्यूरेशन के दौरान, यानी उनकी जब टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, यानी ऑफिस ड्यूरेशन के दौरान, यानी जब वो अपने पद पर वर्क कर रहे हैं एज आ गवर्नमेंट और एज आ गवर्नर के तौर पर, तो वे जो अपनी पावर का यूज़ करेंगे या अपनी परफॉर्मेंस को जो है एक्सरसाइज करेंगे, वे उस ड्यूरेशन के दौरान उनसे कोई आंसरेबल, मतलब वे आंसरेबल नहीं होंगे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट के आगे। कोर्ट मतलब उनसे जवाबदेही नहीं कर सकता जब तक वे अपने पद पर, अपने पोजीशन पर मतलब एज अ गवर्नर और एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं। तो इसी में हम लोग अगर बात करें, हाँ इसमें एक एक्सेप्शनल हो रहा है कि इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती जब तक वे एज अ प्रेसिडेंट और एज अ गवर्नर वर्क करेंगे। इसमें ये चीज़ कही गई है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब आर्टिकल 15 की। देखिए आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। देखिए इसमें कहा गया है कि स्टेट्स या कोई सिटीजन या कोई भी सिटीजन किसी भी सिटीजन को वो नहीं रोक सकते किसी काम को करने से, या उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या कहीं पर जाने से नहीं रोक सकते। जैसे इसमें दिए हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट में या पब्लिक प्लेस में जाने से किसी को नहीं रोक सकते। ये चीज़ें इसमें आर्टिकल इसमें दी हुई है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, क्योंकि इसमें जैसे आपकी वुमेन्स हो गई, या चिल्ड्रंस हो गया, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस हो गया, या शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, उनके लिए कोई प्रोविज़न या कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया। स्पेशली फॉर इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया, कोई स्पेशली इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, इसमें एक्सेप्शनल है। तो आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दे शैल बी इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, यानी किसी भी पर्सन को रिलीजियसली या कास्ट सेक्स को देखते हुए उसको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसी भी मतलब उसके सेक्स को न देखते हुए या उसके बर्थ पैलेस को न देखते हुए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट कोई मतलब रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई बिल नहीं बना सकती या कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती अंडर द गवर्नमेंट ऑफिस के अंडर में जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें पार्लियामेंट रोक नहीं लगा सकती। ऐसा कहीं इसमें लिखा नहीं है कि हमारा अपॉइंटमेंट हो गया तो गवर्नमेंट हमको अपॉइंट करे, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमें अपॉइंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसी में एक चीज़ और दी गई है, इस आर्टिकल में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा
कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको रिजर्वेशन दे सकती है और हमें नहीं दे सकती। इसमें रिलेटेड टू रिजर्वेशन भी कोई प्रोविज़न नहीं है इस आर्टिकल में भी, आर्टिकल 16 में। तो दोस्तों अब लोग बात करते हैं आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 17 तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरीके की अनटचेबिलिटी। इसमें दिया हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी shall be an offense punishable in accordance with law। मतलब अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 17 में ऐसा कोई खास है नहीं। लेकिन हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 की। दोस्तों आर्टिकल 18 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये एसएससी में लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था आर्टिकल 18 से। देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, नो टाइटल या नोट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक distinction shall be conferred by the state, no citizen of India shall accept any title from any foreign state, no person who is not a citizen of India shall, while he hold any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ये एबोलिशन करता है वो एनी टाइटल, मतलब कोई भी पर्सन जो अंडर है, इंडियन टेरिटरी के अंडर में है, यानी इंडियन है, वो किसी फॉरेन के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल न हो, अगर मिलिट्री और एकेडमिक हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर इन दो को छोड़कर वो कुछ और टाइटल हुआ, किसी और चीज़ का टाइटल हो, तो वो उसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी, तब जाकर वो उस टाइटल को ले सकता है। इसी में एक फ़ॉरनर की बात कही गई है कि इसमें कोई जैसे फ़ॉरनर है, वो फ़ॉरनर अगर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है, यानी इंडिया के अंदर किसी पोस्ट पर है या किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर वो वर्क कर रहा है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो फ़ॉरनर है, तो वो भी कोई जो आपका टाइटल है या फॉरेनर टाइटल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी, तभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, तभी वो उस आपके टाइटल को ले सकता है। लेकिन इसमें जो अवार्ड हैं, जैसे आपका भारत रत्न हो गया या पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, आपके पद्म श्री है, ये आर्टिकल 18 से बाहर हैं, ये इसमें इसके अंडर में नहीं है, ये इसमें एक्सेप्शनल दिया हुआ है। तो दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप यू लाइक इट, एंड अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।